चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर के अंदर जो है हमारा दे रखा है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हम पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, उसके छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दे रखा है बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहला आता है हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी को हम इकोनॉमिक टेरिटरी भी बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। तो डोमेस्टिक टेरिटरी का बेसिकली मतलब होता है कि पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ अ कंट्री। जो हमारे देश, जैसे इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री अगर आप लोग देखें तो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री अगर ऐसे ऐसे करके आते हैं ना हम लोग, ठीक है, ऐसे करके हमारा पॉलिटिकल बाउंड्री ऐसे करके, हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री ऐसे करके, ऐसे हमारा ये पॉलिटिकल बाउंड्री है हमारा। ठीक है, यहाँ से ये पूरा का पूरा ऐसे लेके, ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा पॉलिटिकल बाउंड्री है। तो ये हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाता है। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है कि हमारे देश की पॉलिटिकल बाउंड्री क्या कहलाती है? डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी देश की जो पॉलिटिकल बाउंड्री होती है वो क्या होती है? वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होती है। नाउ द क्वेश्चन इज बेटा, कि डोमेस्टिक टेरिटरी के क्या बाहर जो चीज़ें होती हैं सिर्फ वही आती है? मान लीजिए कि इतनी सी टेरिटरी के अंदर जो हमारी चीज़ें हैं क्या वही हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, या फिर अगर बाउंड्री के बाहर भी जो चीज़ें हैं क्या वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है? तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो देखते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। तो देख रहे हैं कि जो हमारा बाउंड्री है वो तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आता ही है, लेकिन इसके अलावा इस बाउंड्री के बाहर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। तो अब देखते हैं कि हमारे बाउंड्री के बाहर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहला है हमारा शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज। कह रहा है जो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट हैं, अगर 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के बीच में ऑपरेट कर रहा है तो वो भी, अगर वो हमारे देश का शिप एंड एयरक्राफ्ट है तो वो हमारे ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। भले चाहे मान लीजिए हमारी और चाइना के बीच में एक एयरक्राफ्ट है जो रोज आता जाता है, मान लीजिए अभी वो चाइना में खड़ा होता है, तो वो बेसिकली है तो हमारा, तो इंक्लूड किसके अंदर होगा? वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा है, तो वो हमारा ही होगा। क्लियर? सेकंड नंबर पे आता है हमारा फिशिंग वेसल, ऑयल एंड द नेचुरल गैस रिग्स एंड द फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स operated by the resident of a country in the international water where they have the exclusive right of operation। कह रहा है कि वो फिशिंग वेसल, समंदर में देखा होगा कुछ ऑयल प्लेटफॉर्म लगा दिए जाते हैं रिफाइनरी वगैरह के लिए, ऑयल निकालने के लिए, क्रूड ऑयल निकालने के लिए, या फिर जाल वगैरह बिछा दिए जाते हैं। तो भले ही वो हमारी पॉलिटिकल बाउंड्री के बाहर हैं, लेकिन अगर लोगों को वो अधिकार मिला हुआ है वहाँ पे ऑपरेट करने का, तो वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ें हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आएंगी। अब तीसरी चीज़ देख लेते हैं कि एम्बेसीज, consulates and the military establishment of a country located abroad। कह रहा है कि जो एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसी समझ में आ रहा है? एम्बेसी क्या होता है? एम्बेसी अगर कुछ आइडिया है तो बताइए, एम्बेसी क्या होता है? ठीक है, एम्बेसी का बेसिकली मतलब होता है, देखा होगा हर एक कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बोला जाता है कि तुम जाओ और वहाँ, जैसे मान लो कोई यूएस में रह रहा है, तो यूएस में कोई है, अगर उसको यूएस में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उससे बोलते हैं कि तुम इंडियन एम्बेसी से कॉन्टैक्ट करो। एम्बेसी जो होते हैं कुछ पॉलिटिकल ऑफिसेज होते हैं जो हर देश के हर एक देश में होते हैं। जैसे इंडिया की एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी अमेरिका में भी होगी, जापान में भी होगी, चाइना में भी होगी, रशिया में भी होगी, हर जगह होगी। बात समझ में आ रही है? तो जो एम्बेसी होते हैं वो हर जगह होते हैं, हर एक, जैसे यूएस की एम्बेसी इंडिया में भी होगी, जापान में भी होगी, चाइना में भी होगी, रशिया में भी होगी, पाकिस्तान में भी होगी, हर जगह होगी। और कंट्री के जो भी रिलेशन होते हैं या फिर उन लोग, उस कंट्री के लोगों को जो भी प्रॉब्लम वगैरह होती है वो बेसिकली सॉल्व कौन करता है? वो एम्बेसी सॉल्व करती है। क्लियर? जो भी प्रॉब्लम होगी उसे कौन सॉल्व करेगा? उसे एम्बेसी सॉल्व करेंगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो एम्बेसीज होते हैं या फिर जो कॉन्सुलेट्स होते हैं या फिर जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है किसी भी कंट्री की जो बाहर लोकेटेड हैं, वो सारी की सारी जो है वो क्या है? वो सारी की सारी जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। जैसे इंडियन एम्बेसी जापान में है, अमेरिका में है, या फिर रशिया में है। बात समझ में आ रही है?
वो हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है। इसके बाद बात करते हैं कि हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर फिर क्या नहीं आता है। अगर सब कुछ जो मेरा बाहर है वो आता है, तो बाहर वालों का जो सब कुछ यहाँ पे वो नहीं आता होगा। जैसे देख लेते हैं, कह रहे हैं कि एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स एंड द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री, वो नहीं आएगा, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। जैसे अमेरिका की एम्बेसी यहाँ पे होंगे इंडिया में, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं है। क्लियर। इसके साथ साथ जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन हो गए, WHO हो गए, जो हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है, लेकिन वो भी हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारे देश के नहीं है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, हम लोग नॉर्मल रेजिडेंट के देखते हैं। नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अभी तक आप लोग अब सुना था ना NRI, नॉन रेजिडेंट सुना था। नॉन रेजिडेंट कौन कौन से होते हैं, वैसे ही एक नॉर्मल, नॉन रेजिडेंट के जस्ट उल्टा नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। तो हमें ये जानना है कि आगे नॉर्मल रेजिडेंट होते कौन कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल। नॉर्मल रेजिडेंट उस इंडिविजुअल को कहते हैं या फिर उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं who ordinarily resides in the country, जो किसी देश में रहता हो, and whose center of economic interest also lies in that country, और उसका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, मतलब जो भी वो पर्टिकुलरली काम कर रहा है, ठीक है, जो भी उसका मोटिव है वो उसी देश में लाई करता है। ऐसा नहीं कि वो इंडिया में बैठा हुआ काम किसी और के लिए कर रहा हो, वो यहाँ पे रह तो रहा हो लेकिन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वो यहीं के लिए लाई करता है। बात समझ में आ रही है, वो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। तो कह रहा है कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हम यहाँ पे हमने बात कही थी ना, कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर दो चीजें आ जाएंगी। ठीक है, सबसे पहला आएगा द रेजिडेंट लीव्स और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो इंसान जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं। और दूसरा, वो रेजिडेंट अपनी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, जैसे कमाना, खर्चा करना, धन इकट्ठा करना, वो वहीं से हो रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब आप वहाँ पर्टिकुलरली रहिए, लेकिन रहने के अलावा और जितने भी आप काम कर रहे हैं वो भी आपका इसी के अंदर होना चाहिए, इसी देश के अंदर होना चाहिए, तभी आप यहाँ के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। नाउ अब क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट। कह रहा है कि ये लोग नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते हैं। सबसे पहला है हमारा फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर्स हु विजिटेड अ कंट्री फॉर रिक्रिएशन, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी, स्पोर्ट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। वो फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर जो हमारे देश में हॉलीडे के लिए आए हैं, छुट्टी मनाने के लिए आए हैं, टूरिस्ट पर्पज से आए, घूमने आए, मेडिकल पर्पज से आए, पढ़ाई के लिए आए हैं, तो वो सब हमारे यहाँ इंक्लूडेड नहीं होंगे। दूसरा है हमारा फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, जो एम्बेसी के जो फॉरेन स्टाफ है, ठीक है, मतलब एम्बेसी में ऑब्वियस सी बात है, अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिका का ही कोई इंसान काम कर रहा होगा, तो वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, चाहे कोई ऑफिशियल हो गए जो किसी पर्पज से आए हुए हैं, चाहे कोई डिप्लोमैट्स हो गए या फिर कोई मेंबर हो गए आर्म्ड फोर्सेस के, वो सारे के सारे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर नहीं आएंगे। इसके बाद कह रहा है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ और WHO भी जो है हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो कहाँ का है, वो वहीं का है। इसके बाद जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो किसके लिए कर रहे हैं, वहीं के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद एक क्रू मेंबर ऑफ द फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड द सीजनल वर्कर। यानी कि जो क्रू मेंबर होंगे फॉरेन वेसल्स के, कमर्शियल ट्रैवलर के, सीजनल वर्कर के, वो भी जो है अगर 1 साल से कम रह रहे हैं तो वो भी हमारे डोमेस्टिक नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर नहीं आएंगे। ज़्यादा रहेंगे तब वो कंसिडर किया जाएगा, रेजिडेंटशिप दे दी जाएगी उनको। ठीक है, इसके बाद जो बॉर्डर वर्कर हैं जो ये डेली डेली बॉर्डर पार करके काम करने के लिए आते हैं, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के अंदर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, दो टर्म है, एक है हमारा सिटीजनशिप और दूसरा है हमारा रेजिडेंशिप। ठीक है, दो टर्म है और दोनों टर्म क्या क्या है हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा सिटीजनशिप क्या होता है। तो सिटीजनशिप एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट होता है जो दो तरीके से पाया जा सकता है। एक, या तो आप उस पर्टिकुलर कंट्री में जन्म ले रहे हैं तब आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। दूसरा, या तो आपको वहाँ का कानून अलाउ कर रहा है वहाँ का नागरिक बनने के लिए, तब आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल सकती है। द क्वेश्चन इज कि सिटीजनशिप एक आपका ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो दो तरीके से जन्म लेता है। एक तो अगर आप वहाँ जन्मे हैं तो सिटीजनशिप आपको मिलेगा। दूसरा,
अगर आप जो है वहाँ का लॉ अगर आपको अलाउ कर रहा है सिटीजन बनने के लिए तो आप वहाँ पे सिटीजन बन सकते हैं। वैसे ही हमारी इंडियन सिटीजनशिप भी 2 तरीके से मिलती है। एक, अगर आप इंडिया में पैदा हुए हैं तो यू विल ऑटोमेटिकली बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया। अगेन, अगर आपको इंडियन लॉ अलाउ कर रहा है अगर आपको सिटीजन बनने के लिए तो यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, लॉ ने अलाउ जब तक नहीं करेगा तब तक वो सिटीजन नहीं बनेंगे। ठीक है, कुछ नेसेसरी कंडीशंस फुलफिल करने होते हैं, उसके बाद आप इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं रेजिडेंटशिप की। रेजिडेंटशिप क्या होता है? तो रेजिडेंटशिप एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो बेस्ड होता है किस पे कि कोई इंसान अगर यहाँ पे रहता है और जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है उसके बेसिस पे। ठीक है, अगर कोई भी इंसान अगर किसी कंट्री में पर्टिकुलरली 1 साल से ज़्यादा रह जाता है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इसी देश में अलाय करता है तो वो इंसान रेजिडेंट कहलाएगा किसी देश का। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक इंसान एक टाइम पे कहीं का सिटीजन भी हो सकता है और कहीं का रेजिडेंट भी हो सकता है। कहीं का सिटीजन रहे ले और कहीं पे जाए, कहीं पे 1 साल के लिए रह ले तो वहाँ आपका रेजिडेंटशिप भी हो जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा कि एक इंसान एक टाइम पे कहीं का सिटीजनशिप भी ले सकता है, कहीं की रेजिडेंटशिप भी ले सकता है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम पे। फैक्टर इनकम क्या होता है और ट्रांसफर इनकम क्या होता है, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो कह रहा है कि फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज। कह रहा है कि फैक्टर इनकम वो इनकम होता है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कमा के लाते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये बेसिकली काम करेंगे तो उन्हें पैसे मिलेंगे और जब ये काम करने के बाद जो इनको पैसे मिलते हैं वो फैक्टर इनकम कहलाता है। ठीक है, फैक्टर इनकम में रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारा ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू दोज इनकम व्हिच आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। बिना काम किए आपको जो फ्री फंड में पैसा मिलता है वो आपका ट्रांसफर इनकम कहलाता है। एक ये यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है। इसके साथ साथ फैक्टर इनकम को हम नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम के अंदर कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल होंगे आपके ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, पॉकेट मनी, ये सब जो होंगे वो आपके ट्रांसफर इनकम के एग्जाम्पल होंगे। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है पहला कॉन्सेप्ट। सेकंड वाला जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। बस, थैंक यू सो मच।